चलो आज का हमारा टॉपिक है ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो हीट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। कल हमने क्या पढ़ा था, विजिलेशन क्या होता है वो पढ़ा था, और उसके बाद में एनोमैलिस बिहेवियर ऑफ वाटर हमने पढ़ा। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। अब दोनों भी वर्ड हमें नोन है, ह्यूमिडिटी मालूम है और ड्यू भी मालूम है। कौन बताएगा? ड्यू यानी अभी विंटर सीजन चालू हो गया, आप सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप उठोगे, ठीक है, तो हम बाहर देखेंगे तो घास के ऊपर या पत्ती के ऊपर हमें क्या दिखता है? ड्रॉप्स दिखते, ठीक है, वाटर के ड्रॉपलेट दिखते। तो किसी ने पानी छिड़का है क्या वहाँ? नहीं। वो कहाँ से आता है? दैट इज कॉल्ड ड्यू। उसे ड्यू बोलते हैं, ओस बोलते हैं हमारे लैंग्वेज। ठीक है, ओस बोलो या मराठी में उसको क्या बोलते हैं? दव। ठीक है, दव बिंदु, हिंदी में उसको ओस बोलते हैं, इंग्लिश में वही ड्यू है। तो ये ड्यू क्या है, कैसे फॉर्म होता है वो हम देखेंगे। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी मतलब एयर में मॉइस्चर का मौजूद होना। मॉइस्चर यानी वाटर कंटेंट, वाटर वेपर। ठीक है, तो जैसे रेनी सीजन में होता है, रेनी सीजन में कैसा मौसम होता है? चिपचिपा मौसम होता है, हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड है। ठीक है, एटमॉस्फेयर कैसा ह्यूमिड है? ह्यूमिड का मतलब क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होना। वाटर कौन से फॉर्म में? वेपर्स के फॉर्म में। अब 71% ऑफ हमारा अर्थ का जो पोर्शन है वो वाटर से कवर्ड है। ठीक है, सो अबाउट 71% सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर ड्यू टू कांस्टेंट इवापोरेशन। और कंटिन्यू क्या होता है? 71% पूरा वाटर है अर्थ के ऊपर, और कहीं ना कहीं तो सूरज उसके ऊपर रहता ही है। ठीक है, हमारी अर्थ घूमती रहे, तो हमारे इधर भले ही रात हो जाए लेकिन कहीं और दिन होता है। ठीक है, तो कंटिन्यू इवापोरेशन वाटर का चालू है। तो इवापोरेशन होगा तो क्या होगा? वाटर का वेपर क्या होगा? एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होगा। ठीक है, the amount of water vapor in the atmosphere helps us to understand the state of the daily weather। और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, कितना वाटर वेपर अवेलेबल है उस एटमॉस्फेयर में, ये हमें हेल्प करता है कि वेदर कैसे होगा। ठीक है, ह्यूमिड होगा मतलब क्या होगा? वाटर वेपर ज्यादा है। और ड्राई वेदर होगा तो हम क्या बोलेंगे? उसमें वाटर वेपर कम है, जैसा कि समर सीजन में होता है। समर सीजन में क्या होता है? एयर कैसी होती है? ड्राई होती है। ड्राई एयर मतलब उसमें वाटर वेपर कम है। ठीक है, तो ड्राई हो जाएगा। जितना ज्यादा वाटर वेपर आएगा उतना हम क्या बोलेंगे? ह्यूमिड है। तो ह्यूमिडिटी किसे बोलेंगे? तो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, वो जो कंडीशन होती है जिसमें एटमॉस्फेयर की एयर में वाटर वेपर मौजूद होते हैं, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? ह्यूमिडिटी। आगे दिन में समझ में आ गया। हमारे अर्थ 71% जो है वो वाटर से घिरी हुई है, वाटर है उसके ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर, और कंटिन्यू इवापोरेशन होते रहता है सन की हीट की वजह से। ठीक है, इस वजह से एटमॉस्फेयर में कम ज्यादा अमाउंट में वाटर वेपर मौजूद होता है। ठीक है, अब वाटर वेपर की क्वांटिटी कितना अमाउंट मौजूद है उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? डेली वेदर हम जान सकते हैं, क्या मौसम कैसा है। ठीक है, रेनी सीजन में रेन क्यों होता है? क्योंकि एयर में, एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा वाटर वेपर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? वाटर वेपर एक लिमिट तक रह सकती है एयर में, उस लिमिट होती है, उसको भी हम पढ़ेंगे। उस लिमिट के ऊपर अगर वाटर वेपर हो गया तो उसका क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। वो वाटर वेपर का कंडेंस होकर क्या होगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वही रेन बन के नीचे गिरता है। ठीक है, रेनी सीजन की बात है, बहुत ज्यादा वाटर वेपर होता है। ठीक है, उस सीजन। तो पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो ह्यूमिडिटी यानी क्या है? प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। सिंपल, मॉइस्चर का प्रेजेंट होना। मॉइस्चर यानी क्या होता है? वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर के वजह से जो एयर है वो मॉइस्ट हो जाती है, और मॉइस्ट एयर को या मॉइस्चर जब एयर में होती है तो उसी क्या बोलते हैं हम? ह्यूमिडिटी। आगे दिन में अगर एयर पूरी तरह से ड्राई है तो उसको ड्राई वेदर बोलेंगे, ड्राई एयर बोलेंगे, उसमें वाटर वेपर नहीं है। लेकिन जब उसमें वाटर वेपर आ जाता है तो क्या हो जाती है? एयर ह्यूमिड हो जाती है, एटमॉस्फेयर ह्यूमिड हो जाता है, उसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर और मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो समझ में आ गया ह्यूमिडिटी क्या है? तो हमने डेफिनेशन लिख लिया। ह्यूमिडिटी द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर मेक्स इट मॉइस्ट। मॉइस्ट है गीला, थोड़ा सा गीला बनाता है। ठीक है, द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो वाटर वेपर की वजह से जो एयर है एटमॉस्फेयर में वो मॉइस्ट हो जाती है, और द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, ये जो मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में उसी को क्या बोलते हैं हम? ह्यूमिडिटी। समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि सैचुरेटेड एयर क्या होती है, अनसैचुरेटेड एयर किसे बोलते हैं। तो ये जो अगर पर्टिकुलर हम वॉल्यूम लेंगे, ठीक है, एयर का,
पर्टिकुलर अगर मान लो 1 kg एयर ले रहे हैं और पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर पर्टिकुलर जो एयर है उसकी एक लिमिट होती है कितना वाटर वेपर वो रख सकता है। आगे दिन में वाटर वेपर का होगा, एयर में होगा, लेकिन पर्टिकुलर वॉल्यूम यानी पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ एयर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एक लिमिट तक ही वाटर वेपर को रख सकता है। वो लिमिट मैक्सिमम हो गई कि उसके ऊपर की जितनी भी वाटर वेपर होगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। एक कैपेसिटी होती है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के एयर की पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगी, एक कैपेसिटी होगी वाटर वेपर को अपने पास रखने की। आगे दिन में ड्राई एयर है, मान लो 1 kg हमने ड्राई एयर लिया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, तो वो ड्राई एयर में वो वाटर वेपर को रखने की एक लिमिट होगी। आगे दिन में फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप एक ग्लास लो, अगर 1 लीटर का हम ग्लास ले रहे हैं, बॉटल ले रहे हैं, तो उसमें कितना पानी आएगा, जितनी उसकी कैपेसिटी है। अगर आप उसमें पानी भरती जाओगे, वाटर भरती जाओगे, तो क्या उसमें आएगा, तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जितनी उसकी कैपेसिटी उतना ही पानी उसमें आएगा। उसी तरह से एक पर्टिकुलर अगर वॉल्यूम का हम एयर लेते हैं तो उस एयर में पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही वाटर वेपर रह सकती है, ठीक है, उससे ज्यादा वाटर वेपर उसमें नहीं आ सकती। अब वो लिमिट जो मैक्सिमम लिमिट है उसके ऊपर अगर वाटर वेपर आ रही तो वो वेपर किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाती है। आगे दिन में अब ये जो मैक्सिमम लिमिट होती है पर्टिकुलर वॉल्यूम पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एयर का, ठीक है, उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वहां तक अगर वाटर वेपर उसमें आ गई है, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट तक, अब ज्यादा अगर वेपर बढ़ जाएगी तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो एयर होती है जिसमें मैक्सिमम लिमिट तक वाटर वेपर कंटेंट है उस एयर को क्या बोलेंगे हम, सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड मतलब अब फुल हो गई पूरी। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, फुल हो गया, जितनी लिमिट है वहां तक पूरा पहुंच गया, अब ऊपर ज्यादा वाटर वेपर उसमें नहीं आ सकता, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड क्या होगा कि जितनी उसकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से लेस है अभी भी उसमें वाटर कंटेंट या वेपर। आगे जानिए, जब वेपर मैक्सिमम लिमिट से कम होता है तो उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। और जब वाटर वेपर एयर में मैक्सिमम लिमिट तक होता है, ठीक है, एक लिमिट होती है हर एक एयर की, एयर के पर्टिकुलर वॉल्यूम की, जितना हम एयर का वॉल्यूम रहे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इतना वेपर रह सकता है, वो मैक्सिमम लिमिट तक अगर वेपर आ गया उसमें तो उस एयर को क्या बोलेंगे हम, सैचुरेटेड। और अगर मैक्सिमम लिमिट तक वाटर वेपर नहीं है तो उस एयर को क्या बोलेंगे हम, अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो देखो फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी पर्टिकुलर वॉल्यूम ले रहे हैं, वॉल्यूम ले रहे हैं, समझ में आ रहा है, 1 kg 2 kg 10 kg एयर का वॉल्यूम ले कैलकुलेशन के हिसाब से। तो फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता सैचुरेशन कितना होगा नहीं होगा, ठीक है। देयर इज अ लिमिट ऑफ हाउ मच वाटर वेपर द एयर कैन कंटेन। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसा कि समर में टेम्परेचर ज्यादा होता है, विंटर में टेम्परेचर कम होता है, तो उस वक्त एयर की कैपेसिटी कम होगी। जब कम टेम्परेचर है तब कुछ कैपेसिटी होगी, जब हायर टेम्परेचर है तो उसकी कैपेसिटी अलग हो जाएगी। इसके टेम्परेचर पे डिपेंड है, वो भी हम पढ़ेंगे किस तरह से, ठीक है। तो पर्टिकुलर वॉल्यूम, अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर में देयर इज अ लिमिट, वहां एक लिमिट होती है किसकी, हाउ मच वाटर वेपर द एयर कैन कंटेन, उस एयर में कितना वाटर वेपर कंटेंट रहेगा उसकी एक लिमिट होती है। इफ द अमाउंट एक्सीड्स दिस लिमिट, और वाटर वेपर इस लिमिट से ज्यादा हो जाता है, द एक्सेस वेपर कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट। तो ज्यादा का जो अमाउंट है, ठीक है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही उसमें वाटर वेपर रह सकती है उस एयर में, उससे ज्यादा वाटर वेपर आ गई तो जितनी ज्यादा हो रही है, ठीक है, जो वेपर ज्यादा हो रही है वो एक्सेस वाला वेपर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वाटर के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे हम, ऐसी एयर जिसमें मैक्सिमम लिमिट तक वेपर है उसे बोलेंगे हम सैचुरेटेड एयर। तो देखो सैचुरेटेड एयर की डेफिनेशन, व्हेन द एयर कंटेन्स मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर, मैक्सिमम पॉसिबल, जितनी मैक्सिमम लिमिट है, ज्यादा से ज्यादा एक लिमिट है, उस लिमिट तक अगर उसमें वाटर वेपर मौजूद है एयर में, ठीक है, देन इट इज सेड टू बी सैचुरेटेड विद वेपर एट दैट टेम्परेचर। तो उस टेम्परेचर पे वो एयर क्या हो गया, सैचुरेटेड, ठीक है। इसके ऊपर अगर वेपर उसमें, अगर सैचुरेटेड एयर है ऑलरेडी और उसमें और वाटर वेपर आ जाएगा तो जो एक्सेस ज्यादा का वाटर वेपर आ रहा है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट। समझ में आ रहा है, तो सैचुरेटेड एयर हो गया। द अमाउंट ऑफ वेपर नीडेड टू सैचुरेट,
द एयर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द एयर। अब कितना वेपर पे वो सैचुरेट होगा, कितने वाटर वेपर में सैचुरेट हो, किसके ऊपर डिपेंड है, टेम्परेचर। अगर कम टेम्परेचर है तो जल्दी सैचुरेट होगा, और अगर हायर टेम्परेचर है तो उसको ज्यादा वेपर की जरूरत होगी एयर में। ठीक है, एयर ज्यादा वेपर रख सकता है अगर टेम्परेचर ज्यादा है। कम टेम्परेचर है तो एयर जल्दी सैचुरेट हो जाएगा, उसमें ज्यादा वेपर रखने की कैपेसिटी नहीं रहेगी। तो किसके ऊपर डिपेंड होता है ये, टेम्परेचर के। ठीक है, इफ एयर टेम्परेचर इज लो, एयर का टेम्परेचर अगर लो है, कम है, इट विल नीड लेस वेपर, तो कम वेपर लगेगा उसको टू सैचुरेट। ठीक है, तो एयर को सैचुरेट होने में कम वेपर है। सैचुरेट मतलब समझ गया, फुलफिल होना मैक्सिमम लेवल तक जितनी कैपेसिटी है। जैसा कि मैंने बताया, अगर 1 लीटर का हम ग्लास ले तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी, 1 लीटर की। उसके ऊपर आएगा क्या, अगर आधा ग्लास भरा है तो हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड, पूरा फुल नहीं। और पूरा फुल भर दिया, आप एक बूंद भी उसमें आ नहीं सकता, तो उसे क्या बोलेंगे आप, सैचुरेट। आगे चलिए, ग्लास की कैपेसिटी पूरी होगी। उसी तरह से एयर में वाटर वेपर रखने की कैपेसिटी होती है। अगर उस कैपेसिटी मैक्सिमम थोड़ा सा भी वाटर वेपर उसमें एडिशनल नहीं आ सकता, उसे हम क्या बोलेंगे, अब एयर क्या हो गई, सैचुरेटेड हो गई विथ वेपर। और थोड़ा भी बाकी है, मान लो मैक्सिमम लिमिट तक अभी पहुंचने का, और उसमें वाटर वेपर आ सकती है, उसे क्या बोलेंगे हम, अनसैचुरेटेड। फिर सैचुरेटेड होने के लिए कितना वेपर चाहिए, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, टेम्परेचर पे। अगर एयर का टेम्परेचर लो है तो जल्दी सैचुरेट हो जाएगा, मतलब ज्यादा वेपर नहीं लगेगा उसको। और अगर हायर टेम्परेचर है तो ज्यादा वेपर लगेगा सैचुरेट होने में। आगे देंगे, तो यहां तक कैसे क्लियर है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है। तो सैचुरेटेड की डेफिनेशन लिखे, कोई से फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है कितना वेपर चाहिए, तो टेम्परेचर के ऊपर। लो टेम्परेचर रहेगा तो जल्दी, तो इसीलिए क्या होता है, विंटर सीजन में लो टेम्परेचर होता है मॉर्निंग में, और लो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, थोड़ी सी भी ह्यूमिड, थोड़ा सा भी अगर वाटर वेपर अवेलेबल है तो जल्दी सैचुरेटेड हो जाता है। और बचा हुआ क्या, जल्दी सैचुरेटेड होगा मतलब वाटर वेपर अगर ज्यादा है तो एक्सेस हो जाएगा वाटर वेपर ज्यादा है, और जितना एयर रख सकती है वो जल्दी फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि लो टेम्परेचर पे कम चाहिए, तो एक्सेस ज्यादा हो जाएगा वाटर वेपर। और वो एक्सेस वाला जो वाटर वेपर है वो क्या हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट में, जो कि हमें दिखाई देता है, जो भी सरफेस के ऊपर वो बैठ जाता है ड्रॉपलेट के फॉर्म। ठीक है, तो हम देखते हैं सुबह सुबह उठने के बाद में घास के ऊपर हमें दिखेगा, जो भी कोई ऑब्जेक्ट आपको रखा है उसके ऊपर हमें वो ओस दिखती है, ड्यू दिखता है। किसकी वजह से हो रहा है, अब समर सीजन में ऐसा होता है, देखो समर सीजन में हमें ओस नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है, तो एयर का टेम्परेचर हाई है, तो उस हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, उसको सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचने के लिए ज्यादा वेपर चाहिए, उतनी वेपर अवेलेबल नहीं है। आगे चलिए, वेपर कम अवेलेबल है और सैचुरेशन पहुंचने तक ज्यादा वेपर चाहिए। अभी भी कैपेसिटी एयर फुलफिल नहीं हुई। ड्यू कब बनता है, ड्रॉपलेट पे कब कन्वर्ट होता है वेपर, जब वो एयर की कैपेसिटी से ऊपर हो जाता है, तो ऊपर वाली ज्यादा वाली जो एक्सेस वेपर है वो ड्रॉपलेट पे कन्वर्ट होता है। तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है एयर का तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है वाटर वेपर को रखने की। ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है वाटर वेपर रखने की, उतनी वेपर ही अवेलेबल नहीं है एटमॉस्फेयर में, तो कैपेसिटी पूरी नहीं हो रही, अनसैचुरेटेड है, तो ड्रॉपलेट बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे। जब टेम्परेचर कम होता है तो क्या होता है, कम टेम्परेचर की वजह से सैचुरेशन जल्दी हो जाता है, मतलब कम वेपर में भी एयर सैचुरेट हो जाती है। ठीक है, तो जल्दी सैचुरेट हो जाएगा, तो अभी भी एटमॉस्फेयर में वेपर अवेलेबल है, लेकिन एयर सैचुरेट हो गई है, उसमें अब कैपेसिटी नहीं है वेपर को रखने की, तो एक्सेस वाला वेपर क्या हो जाएगा, ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हमें विंटर में ड्यू दिखाई देता है, समर में ड्यू दिखाई नहीं देता टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, अब हम एक डेफिनेशन लिख लेंगे अनसैचुरेटेड एयर की, जो हमने पढ़ा, ये नोट कर लेना आपको, ह्यूमिडिटी जो पॉइंट्स आपको लिख के दिया सैचुरेटेड एयर, उसके नीचे के पॉइंट्स। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड एयर की डेफिनेशन क्या होगी, सैचुरेटेड हमने देखा कि जो वाटर वेपर का कंटेंट अगर मैक्सिमम लिमिट तक है तो एयर को क्या बोलेंगे हम, सैचुरेटेड, अगर नहीं है तो अनसैचुरेटेड। तो इफ द वेपर कंटेंट इन द एयर इज लेस देन द मैक्सिमम लिमिट, तो मैक्सिमम लिमिट से क्या है, लेस है वाटर वेपर का, ठीक है, लिमिट, देन द एयर इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड, तो एयर को क्या बोलेंगे आप, अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब देखो हमने जो इसके पहले पढ़ा था कि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है,
जो कितनी नीड होगी, कितनी वाटर वेपर नीड होगा किसी एयर को सैचुरेट करने के लिए, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? टेम्परेचर के। तो एक एग्जांपल देखेंगे, तो आपके बुक में जो दिया है, इफ टेम्परेचर ऑफ एयर इज 40 डिग्री सेल्सियस, मान लो हम 40 डिग्री सेल्सियस एयर का टेम्परेचर है, ठीक है, और 1 kg उसका वॉल्यूम लेते हैं, तो ये हो गया टेम्परेचर, और मान लो वॉल्यूम है 1 kg, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी होती है बोलते हैं वाटर वेपर कंटेंट की? इट इज 49 ग्राम, ठीक है। तो एग्जांपल है कि अगर हम 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कंसीडर करें एयर का, और एयर का वॉल्यूम कितना लिया हमने? 1 kg, तो 1 kg एयर कितना ग्राम वाटर वेपर रख सकती है? 49 ग्राम। आगे ध्यान में, 1 किलोग्राम एयर में 40 डिग्री सेल्सियस, कितने टेम्परेचर पे? 40 डिग्री सेल्सियस में कितना वाटर वेपर रह सकता है? 49। लेकिन अगर टेम्परेचर कम होता, अगर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है, वॉल्यूम उतना ही है 1 kg, तो इसमें कितना वाटर वेपर रह सकता है? मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है? तो 14.7 ग्राम। आगे ध्यान में, तो टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड होगा? अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो कितनी कैपेसिटी है? 1 kg एयर की 49 ग्राम वाटर वेपर रख सकता, मतलब टेम्परेचर ज्यादा तो सैचुरेशन पॉइंट भी क्या होता है? मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है, जल्दी सैचुरेट नहीं होगी। उसको 49 ग्राम जब उसमें वाटर वेपर आ जाएगी तब वो सैचुरेट होगा। इसके ऊपर अगर आती है, मान लो 50 ग्राम हो गया, तो 1 ग्राम क्या हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 49 तक लिमिट है, उतना रखेगा। तो सैचुरेशन पॉइंट कब होगा उसका? जब 49 ग्राम उसमें वाटर वेपर आ जाए 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर ये 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो उतनी है, उसको सैचुरेट होने के लिए सिर्फ कितना लगेगा? 14.7 का, सिर्फ इतना, आधे से भी कम, ठीक है। सिर्फ इतनी वेपर की जरूरत है, 14.7 ग्राम। इतना वेपर भी है तो वो सैचुरेट हो जाएगा, और इसके ऊपर थोड़ा भी बढ़ गया, मान लो 15 ग्राम भी हो गया, 16 ग्राम भी हो गया, तो जो एक्सेस है वो क्या हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आ रहे समझ में? इसलिए अगर विंटर में इतना टेम्परेचर हो जाता 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसके वजह से क्या होगा? वॉल्यूम तो उतना है लेकिन जल्दी सैचुरेट हो रही है, और वाटर वेपर मान लो 20 है। अगर मान लो एयर में वाटर वेपर कितना है? 20 ग्राम है, टेम्परेचर 20 है, और इसको सैचुरेट होने के लिए सिर्फ इतना ही चाहिए। अब एक्सेस कितना हो गया? 5.3 ग्राम। ये जो 5.3 ग्राम एक्सेस है, ज्यादा का है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो वही ड्यू बनता है। लेकिन अगर वही हम ये सीजन की बात करें, ठीक है, टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वाटर वेपर कितने? मान लो यार 30 ग्राम ही है दिस वन, तो सैचुरेट होगा क्या? नहीं होगा। मान लो ये 40 ग्राम भी हो गया वाटर वेपर, फिर भी सैचुरेट नहीं होगा। तो सैचुरेट होने के लिए कितना लगेगा? अगर ये 50 ग्राम अगर यहाँ होगा तब जाके 49 ग्राम में सैचुरेट होगा, और बचा हुआ 1 ग्राम जो वेपर है वो वाटर में कन्वर्ट। तो समझ में आ रहा है? इसलिए समर सीजन में जब 40 के ऊपर टेम्परेचर हो जाता है तो इतनी वाटर वेपर अवेलेबल नहीं होती कि वो सैचुरेट कर सके एयर को, और एक्सेस वाला वाटर वेपर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट। इसलिए हमें समर सीजन में ड्यू नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। तो एग्जाम्पल है कि हमने 40 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर पे देखा, तो ये 1 kg वॉल्यूम है एयर का, इसको सैचुरेशन करने के लिए कितना चाहिए? वाटर वेपर 49, मतलब ये मैक्सिमम लिमिट। जबकि 20 डिग्री सेल्सियस पे उतना ही एयर को सैचुरेट करने के लिए सिर्फ कितना चाहिए? 14.7। समझ में आ रहा? तो टेम्परेचर कम तो जल्दी सैचुरेट होगा, टेम्परेचर ज्यादा तो सैचुरेशन पॉइंट भी बड़ा हो जाएगा, ज्यादा वेपर लगेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ देखो 20 ग्राम में 20 ग्राम भी एक्सेस हो गया। 20 ग्राम अगर ऑलरेडी है एटमॉस्फेयर में वेपर, और इसको सिर्फ 14.7 चाहिए, तो ये जो एक्सेस है ये पूरा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि वही 40-50 तक जाना पड़ेगा समर में। अब इतने वेपर अगर नहीं है अवेलेबल तो ड्रॉपलेट्स तैयार नहीं होंगे। तो समझ में आ गया एग्जांपल? चलो अब इसी से रिलेटेड देखो, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन नोट कर लो, अनसैचुरेटेड एयर
अब देखो हम पढ़ेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है। तो सिंपल है, अभी तक हमने देखा कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचना, कोई एयर का सैचुरेशन होना या ठीक है अनसैचुरेटेड रहना, किसके ऊपर डिपेंड है, टेम्परेचर के ऊपर। लो टेम्परेचर है तो जल्दी सैचुरेशन होगा और हाई टेम्परेचर है तो सैचुरेशन के लिए ज्यादा वेपर लगेगा। ठीक है, अब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है ऐसा टेम्परेचर, हम शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं द टेम्परेचर एट विच द एयर बिकम सैचुरेटेड। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे एयर पूरी तरह सैचुरेट हो जाएगी। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट, ड्यू यानी उसके बाद में ड्यू चालू बनना चालू हो जाएगा। आगे दिन में ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यानी क्या होगा? ऐसा टेम्परेचर जहां पे एयर पूरी तरह से सैचुरेट हो जाएगी और एक्सेस जो वेपर रहेगा वो क्या हो जाएगा? ड्यू में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, यानी वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। तो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो तो हमने देखा है सपोज अनसैचुरेटेड एयर एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन। अगर मान लो हमारे पास अनसैचुरेटेड एयर है पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर, ठीक है, तो सैचुरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? उसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा ताकि उसको कम वेपर लगे सैचुरेट होने के लिए। तो एंड इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज, तो अनसैचुरेटेड एयर है ऑलरेडी, उसको वेपर और चाहिए लेकिन वेपर नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम? टेम्परेचर को कम करेंगे तो उसको कम वेपर में सैचुरेट हो जाएगा। तो अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं और टेम्परेचर इज रीच एट विच द एयर बिकम सैचुरेट विथ एयर विथ वेपर, तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पे ये एयर क्या हो जाएगी? अनसैचुरेटेड एयर सैचुरेट हो जाएगी। तो वो जो टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। आगे ध्यान में शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं? इट इज अ टेम्परेचर एट विच अनसैचुरेटेड एयर बिकम्स सैचुरेटेड। आगे ध्यान में जिस टेम्परेचर पे या ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर अनसैचुरेटेड एयर सैचुरेट हो जाती है, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम? ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक बार सैचुरेट हो गई कि एक्सेस वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ड्यू में, इसलिए उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट है। टेम्परेचर का एक लेवल है, पॉइंट है कि उसके उस टेम्परेचर पे ड्यू बनना चालू हो जाए, एक्सेस ऑफ वेपर ड्यू में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड एयर सैचुरेट हो जाए और ड्यू में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है एक्सेस वेपर, तो उसे बोलेंगे आप ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। समझ में आ गया? तो आप शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हो, द टेम्परेचर एट विच अनसैचुरेटेड एयर बिकम सैचुरेटेड, दैट टेम्परेचर नोन एज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। या इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो जैसे आपकी बुक में दिया है, सपोज अनसैचुरेटेड एयर एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन, यानी किसी टेम्परेचर पे हमने अनसैचुरेटेड एयर लिया एंड इस टेम्परेचर इज डिक्रीज, और उसका टेम्परेचर अगर डिक्रीज करते हैं एट a temperature is reached at which the air becomes saturated, तो टेम्परेचर ऐसा आएगा कम करते करते कि वो जो अनसैचुरेटेड एयर है वो सैचुरेट हो जाएगी, दैट टेम्परेचर इज नोन एज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। समझ में आ गया? अब ये जो कितना वेपर कंटेंट है एक एयर में, पर्टिकुलर वॉल्यूम के एयर में कितना क्वांटिटी वेपर है, इसे हम किसमें मेजर करते हैं? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, किसमें मेजर करते हैं उसको? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। कितना वेपर अवेलेबल है, कंटेंट है एयर में, उसे मेजर करते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है? द मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो कितना मास है, कितना वेपर का क्वांटिटी है, कितना मास है उसका, किसमें? यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। यूनिट वॉल्यूम लेंगे एयर का, उसमें कितना क्वांटिटी वेपर का है, इसे क्या बोलेंगे हम? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, अगर हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो किसमें उसको मेजर किया जाता है? किलोग्राम में। अगर आप दूध खरीदने जाओगे तो लीटर में उसको मेजर किया जाता है। उस तरह से वेपर कितना है किसी एयर में, इसे किसमें मेजर करते हैं? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी क्या होता है? यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में कितना वेपर का मास अवेलेबल है, उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, जनरली एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो किलोग्राम यानी मास हो गया वेपर का, और मीटर क्यूब यानी यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। ठीक है, सो 1 ग्राम पर 1 मीटर, 1 किलोग्राम पर 1 मीटर, इस तरह से केजी पर मीटर क्यूब ये क्या है? ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी।
समझ में आ गया? तो जो भी वेपर कंटेंट होता है किसी एयर में वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से हम मेजर करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं हम, यूनिट क्या है, केजी पर मीटर। ठीक है, अब ये हो गया एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब हम एक और टर्म पढ़ेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हमने देखा, अब हम देखेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है। ठीक है, तो उसके पहले देखो, ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि ये जो सैचुरेशन होना एयर का है किसके ऊपर डिपेंड होता है, टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, द फीलिंग ऑफ ह्यूमिड और ड्राई नेचर ऑफ एयर नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वेपर इन द एयर बट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ क्लोज दैट अमाउंट इज फॉर मेकिंग द एयर सैचुरेटेड विथ वेपर। ठीक है, द फीलिंग ऑफ ह्यूमिड और ड्राई नेचर, तो एयर ह्यूमिड है या ड्राई है, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, एक चीज तो है कि उसमें कितनी वेपर है, इसके ऊपर डिपेंड है। वेपर ज्यादा होगा तो हम क्या बोलेंगे, ह्यूमिड है, वेपर कम होगा तो हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर या एयर क्या है, ड्राई एयर है। ठीक है, तो किसके ऊपर डिपेंड है, वाटर वेपर के ऊपर। लेकिन सिर्फ वाटर वेपर के ऊपर ही डिपेंड नहीं है, कितना उसमें कंटेंट है इसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो किसके ऊपर और डिपेंड है, कितना और उसको वेपर चाहिए सैचुरेट होने के लिए, तो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो फीलिंग ऑफ ह्यूमिड और ड्राई नेचर ऑफ एयर, तो दो चीजों के ऊपर डिपेंड है, बोलते सिर्फ कितना उसमें अमाउंट प्रेजेंट है वेपर का, इसके ऊपर डिपेंड ना होकर और एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, कितनी वेपर उसको चाहिए सैचुरेट होने की। समझ में आ रहा है, कितना ऑलरेडी है इसके ऊपर भी डिपेंड है, और कितना और वेपर चाहिए उस एयर को सैचुरेट होने के लिए, इसके ऊपर भी डिपेंड है। बोलते हैं कि एयर ड्राई है या मॉइस्ट है, ठीक है, या ह्यूमिड है। इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स दैट इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द एयर आल्सो। अब कितना उसको वेपर चाहिए ये किसके ऊपर डिपेंड है, फिर से टेम्परेचर के ऊपर। समझ में आ रहा है, मतलब इनडायरेक्टली क्या होगा, तो एयर ह्यूमिड है या एयर ड्राई है ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, कितना वेपर कंटेंट है उस एयर के अंदर और टेम्परेचर कितना इसके ऊपर होता है। ठीक है, क्योंकि कितना उसको और वेपर चाहिए ये कौन डिसाइड करता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर कम होगा तो कम वेपर लगेगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मैक्सिमम होने के लिए ज्यादा वेपर लगेगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, वेपर कितना कंटेंट है और कितना टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, अब देखो द रेशियो ऑफ, तो एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालते, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहां से आता है, द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वेपर कंटेंट इन द एयर फॉर अ गिवन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर टू दैट, तो रेशियो है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब रेशियो है, किसका रेशियो है, द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वेपर, तो वेपर वो एयर में एक्चुअल कितना ऑलरेडी वेपर है, ये क्वांटिटी किसके साथ रेशियो ले रहे हैं, कितना और वेपर चाहिए सैचुरेट होने के लिए। समझ में आ रहा है, रेशियो के लिए दो चीजें चाहिए, एक ऊपर और नीचे लेते, रेशियो में क्या होता है, जैसे P बाई Q, तो एक P एक क्वांटिटी हो गया और Q एक क्वांटिटी है। तो यहाँ ऊपर वाली क्वांटिटी क्या है, ऑलरेडी कितना वेपर है उसमें, उसे बोलेंगे हम। ठीक है, इसका रेशियो किसके साथ ले रहे हैं, कितना वेपर और चाहिए सैचुरेट करने की, यानी पूरी लिमिट पूरा करने की। ठीक है, जैसा कि ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ग्लास में हमने वाटर डाला हुआ है, मान लो आधे से ज्यादा वो ग्लास भरा हुआ है, ठीक है, सैचुरेटेड है क्या, नहीं है, तो वो आधे से ग्लास भरा हुआ मतलब ऊपर की क्वांटिटी है, फिर उसका रेशियो किसके साथ ले रहे हैं, और कितना वाटर उसमें डाल सकते हैं आगे देंगे। उसी तरह से जो एयर है हमारे पास में पर्टिकुलर इन एयर फॉर गिवन वॉल्यूम, तो पर्टिकुलर जो वॉल्यूम हमें दिया हुआ है वो गिवन वॉल्यूम और गिवन टेम्परेचर, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ऑलरेडी कितना वेपर उसमें अवेलेबल है उसका रेशियो किसके साथ ले रहे हैं हम, और कितना वेपर उसमें आ सकता है सैचुरेट होने के लिए। आगे दिन में टू दैट द रिक्वायर्ड टू मेक द एयर सैचुरेटेड विद वेपर, तो जो वेपर अवेलेबल है ऑलरेडी पर्टिकुलर गिवन वॉल्यूम और पर्टिकुलर टेम्परेचर में उस एयर में जितनी वेपर अवेलेबल है उसका रेशियो किसके साथ, कितना और वेपर उसमें रिक्वायर्ड है सैचुरेट करने के लिए, इज कॉल्ड रिलेटिव। तो इस रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आगे ध्यान में, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब इट इज द रेशियो ऑफ mass of vapor contained in the air for a given volume and temperature to that required to make the air saturated। ठीक है, तो what vapor content का रेशियो रिक्वायर्ड वेपर के साथ टू मेक द एयर सैचुरेट। आगे देन उसको बोलेंगे, इस रेशियो को बोला जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी।
ठीक है, अब एक फार्मूला लिखेंगे हम परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल। ये हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सिंपल रेशो हो गया, जितना है एक्चुअल मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय वेपर नीडेड टू मेक द एयर सैचुरेट। ठीक है, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल। कितना परसेंट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो परसेंट में कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इस रेशियो को हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां तक लिख लो, आप नोट कर लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन। ठीक है, तो हमने देखा रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, तो एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन एयर डिवाइडेड बाय मास ऑफ वेपर नीडेड टू मेक एयर सैचुरेट। सिंपल लैंग्वेज में रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी किसका रेशियो होता है, तो एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, उसका रेशियो किसके साथ, कितना वाटर वेपर नीडेड है एयर को सैचुरेट करने के। अब हम परसेंट निकालेंगे, परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी क्या हो गया, सिंपली इस रेशियो को क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना। तो एक्चुअल मास जो एयर में अवेलेबल है और कितना वेपर का मास चाहिए जो एयर को सैचुरेट कर देगा, उस रेशियो को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नोट कर लो फार्मूला। अब देखो रिलेटिव परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी से हम पता कर सकते हैं कि एयर वो ह्यूमिड है या ड्राई है। ठीक है, कब हम बोलेंगे कि एयर ये ह्यूमिड है और कब बोलेंगे कि एयर क्या है ड्राई है। अब देखो यहाँ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जब होता है तो ड्यू पॉइंट के ऊपर क्या होगा, ये दोनों मास इक्वल हो जाएंगे। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यानी क्या होता है, ड्यू पॉइंट यानी क्या होता है, मैक्सिमम सैचुरेटेड हो जाती है एयर, उसको बोलते हैं हम ड्यू पॉइंट। ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, ड्यू पॉइंट यानी क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे एयर सैचुरेट हो गई। अब एयर सैचुरेट हो गई मतलब एक्चुअल मास भी उतना ही रहेगा, और ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 यानी 1 into 100 मतलब 100%। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी 100%। कब, ड्यू पॉइंट क्यू। ठीक है, क्योंकि पूरा हो गया, फुल हो गया, पूरा मास एक्चुअल मास और सेम है, तो क्या होगा 100% रिलेटिव। तो परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी 100%, किसके लिए, ड्यू पॉइंट के लिए। आगे चलने, अब हम देखेंगे कब ड्राई एयर होगी और कब ह्यूमिड एयर होगी। अब अगर 60%, ये जो रेशियो आता है ये 60% से अबो है, अगर ये रेशियो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का रेशियो मतलब एक्चुअल मास कितना वेपर का कितना नीड है और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अगर 60% के ऊपर ये रेशियो आता है तो इसका मतलब क्या होता है, एयर क्या है ह्यूमिड है, 60% के ऊपर है। और ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 60% से लेस आती है तो क्या होगा, एयर क्या बोलेंगे हम, ड्राई, एयर ड्राई। समझ में आ गया। तो इस तरह से परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी से हम पता कर सकते हैं एयर को ड्राई कब बोलेंगे और कब। ड्यू पॉइंट के ऊपर 100% होगा ये रेशियो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और 60% के अबव है तो हम बोलेंगे ह्यूमिड एयर है, और 60% से लेस है तो हम बोलेंगे एयर कैसी है, ड्राई। जैसे कि समर में ये क्या आएगा, रेशियो क्या आएगा 60% से लेस आएगा, इसलिए समर में गर्मी के सीजन में एयर कैसी होती है, ड्राई होती है। ठीक है, वही रेनी सीजन में जून जुलाई अगस्त सितंबर ये जो महीने होते हैं, ठीक है, अपनी इधर रेनी सीजन होता है तो क्या होता है, इस वक्त बहुत ज्यादा मॉइस्ट होता है। ठीक है, वहां 60% से अबव होगा ह्यूमिडिटी, तो एयर क्या होती है, ह्यूमिड होती है। अब देखो आप कपड़े भी सूखने डालते हो तो जल्दी सूखते नहीं, क्यों नहीं सूखते हैं, क्योंकि एयर ह्यूमिड है, ऑलरेडी उसमें मॉइस्चर है, तो जल्दी सुखाएगा क्या चीज को, नहीं। और वही आप गर्मी के सीजन में देखो थोड़ी देर में सब सूख जाता है, क्योंकि एयर ड्राई है, और ड्राई होने की वजह से क्या होगा, तो जल्दी सूख लेगा जो कुछ भी वाटर कंटेंट है आपके, ठीक है, जो भी आपने सूखने डाला है। तो इस तरह से ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट है। अब देखो आगे कुछ आपको दिया हुआ है, ड्यूरिंग विंटर सीजन you may have observed a white trail at the back of a flying plane in a clear sky. As the plane flies, the vapor released by the aeroplane engine condenses and forms clouds. If the surrounding air is having more relative humidity, it takes a long time for the white trail formed by condensation of the vapor to disappear. If relative humidity of the surrounding air is less, either the size of the white trail may be small or it may not even get formed.
क्या होता है इसका मतलब ड्यूरिंग विंटर सीजन, अगर विंटर सीजन में आप देखोगे जो एरोप्लेन जाता है ऊपर से तो उसके पीछे लंबा हमें लाइन दिखती है, धुएं की लाइन, देखा है, बहुत दूर तक हमें दिखता है, ठीक है। तो वही अगर हम दूसरे सीजन में, समर सीजन में देखेंगे तो उतना नहीं दिखेगा। विंटर सीजन में बहुत लंबा, एरोप्लेन तो बहुत आगे निकल जाता है लेकिन उसके पीछे टेल धुएं की हमें लंबी लाइन दिखती है। तो वही बोला उसने, ड्यूरिंग विंटर सीजन यू मे हैव ऑब्जर्व अ वाइड ट्रेल एट द बैक ऑफ फ्लाइंग प्लेन इन अ क्लियर स्काई। अगर स्काई क्लियर है, क्लाउड्स नहीं है, तो उसके पीछे हमें लंबी ट्रेल दिखती है बोलते हैं, ठीक है। एज द प्लेन फ्लाइज, जैसे कि प्लेन फ्लाई होता है, उड़ता है, द वेपर रिलीज बाय द एरोप्लेन इंजन कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे प्लेन तो आगे जा रहा है लेकिन वो जो धुआं फेंक रहा है पीछे, जो वेपर निकल रही है प्लेन के इंजन से, वो क्या होती है, कंडेंस हो जाती है, क्योंकि ऊपर में टेम्परेचर क्या है, कम है, हाइट से जा रहा है प्लेन, वहां टेम्परेचर कम होता है, तो जो भी वेपर्स निकलती है वो क्लाउड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, कंडेंस हो जाती है, वो जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्म होते हैं। इफ द सराउंडिंग एयर इज हैविंग मोर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है सराउंडिंग एयर में, वो जो वेपर्स निकल रही है एरोप्लेन की इंजन से, प्लेन के इंजन से, तो क्लाउड में कन्वर्ट हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो लंबे समय तक वो क्लाउड बने रहे। आगे देख में, if the surrounding air is having more relative humidity, it takes a long time for the white trail formed by condensation of vapor to disappear। तो वो जो ट्रेल तैयार हुआ है, वो जो पूरे से व्हाइट क्लाउड की हमें जो लाइन दिखाई देती है, वो जो तैयार हुआ है उसको डिसअपियर होने में, गायब होने में हमें ज्यादा समय लगता है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है ऊपर में। आगे देखेंगे, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो क्या होगा, जल्दी डिसअपियर होगा, ठीक है। If a relative humidity of the surrounding air is less, either the size of the white trail may be small or it may not even get formed। अगर ह्यूमिडिटी कम है ऊपर में, वहां जहां से प्लेन जा रहा है उस लेवल पे, तो क्या होगा, एक तो जो ट्रेल बनेगी छोटी सी बनेगी, ज्यादा दूर तो जल्दी डिसअपियर हो जाएगी, या तो बनेगी नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो किसके ऊपर डिपेंड है ये, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर, कितना ह्यूमिड है, ऑलरेडी ह्यूमिड है वो, तो क्या होगा, सैचुरेशन जल्दी हो जाएगा वहां और कंडेंसेशन बना रहेगा, तो जो क्लाउड है वो कंडेंस फॉर्म में ज्यादा देर तक रहेगी। लेकिन ह्यूमिडिटी कम है, तो ह्यूमिडिटी कम है मतलब क्या होगा, ड्राइनेस ज्यादा रहेगा, ठीक है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ड्राइनेस कम, ठीक है। अब ड्राइनेस कम है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से कंडेंसेशन प्रोसेस वैसी रहेगा, जल्दी वो खत्म नहीं होगा, तो क्लाउड ज्यादा देर तक क्या रहेगी, हमें दिखाई देगी लंबाई। वो तो एरोप्लेन बहुत दूर निकल जाता है, फिर भी उसके पीछे की ट्रेल हमें लॉन्ग दिखाई देती है। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी कम है मतलब एयर क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। एयर अगर ड्राई है तो क्या होगा, सैचुरेशन पॉइंट जल्दी नहीं होगा, जल्दी से कंडेंसेशन नहीं होगा, हो गई। अगर बहुत बार तो अगर ज्यादा बहुत ड्राई एयर है, ह्यूमिडिटी बहुत कम है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो क्या होगा, कंडेंसेशन हो ही नहीं पाएगा, तो ट्रेन बनेगी, या बनेगी भी तो बहुत थोड़ी देर के लिए बनेगी, जल्दी हो, क्योंकि सैचुरेशन नहीं हो रहा है, एयर क्या हो रही है, सैचुरेट नहीं हो रही, कंडेंसेशन नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको एक एग्जांपल दिया हुआ। फिर देखो ट्राई दिस आपको दिया है उसी पेज के ऊपर, टेक अ बॉटल ऑफ कोल्ड वाटर आउट ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड कीप इट आउटसाइड फॉर अ व्हाइल, ऑब्जर्व द आउटर सरफेस ऑफ द बॉटल। सिंपल एग्जांपल है और बहुत बार हमने ऑब्जर्व भी किया होगा, ठीक है। आप रेफ्रिजरेटर से जो कोल्ड वाटर की बॉटल है उसको बाहर निकालो और थोड़ी देर के लिए रख दो, क्या दिखाई देता है, वो बॉटल के ऊपर हमें ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। किसने डाला क्या वाटर, नहीं, अपने आप बन गए। कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्योंकि क्या है, ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में, एयर में क्या है, वाटर की वेपर है, और वाटर की वेपर, अब ये जो टेम्परेचर है ज्यादा है तो वेपर फॉर्म में है, ठीक है। अब कंडेंस नहीं है, एयर कैसी है, सैचुरेट नहीं है, तो एयर में वेपर है लेकिन एयर सैचुरेट नहीं है, जिसकी वजह से वो वेपर कंडेंस नहीं हुई, वाटर में कन्वर्ट हुई, ठीक है। वेपर वाटर में कब कन्वर्ट होती है, जब वो एयर की कैपेसिटी पूरी हो जाती है उसे रखने की, तो एक्सेस ऑफ वेपर क्या होती है, वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होता है। अब जैसी वो कोल्ड है, ठीक है, बॉटल हमने जब बाहर निकाला फ्रिज से, तो बॉटल कैसी पूरी तरह से कोल्ड है, तो जब भी ये वेपर उसको टच होगा, जो एयर है, जो वेपर उसके ऊपर लेके जा रही है, तो एयर क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी, कूल हो जाएगी एयर, तो एयर का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो जो भी वेपर है वो एक्सेस हो जाएगी उसमें, ठीक है, उसका सैचुरेशन पॉइंट बहुत कम हो जाएगा, जल्दी सैचुरेट, जो जितना भी वेपर है सैचुरेट हो जाएगा और एक्सेस वेपर हो जाएगी, तो एक्सेस वाली वेपर क्या हो जाएगी, वहां कंडेंस हो जाएगी उस बॉटल के ऊपर। आगे जाएंगे, क्योंकि बॉटल को जैसे जैसे एयर टच होगी, जो एयर वो बॉटल को टच कर रही है वो कूल हो जाएगी, ठंडी हो रही है, और कूल होने पे क्या होता है, सैचुरेशन पॉइंट कम हो जाता है,
जो वेपर चाहिए सैचुरेशन होने के लिए वो कम चाहिए, और इसके पास ऑलरेडी वेपर है एयर में, तो जो एक्सेस हो जाएगी एयर वेपर वो क्या हो जाएगी बॉटल के ऊपर हमें कंडेंस हो जाएगी ड्रॉपलेट के फॉर्म में। इसलिए जब भी हम रेफ्रिजरेटर से कोल्ड बॉटल को बाहर निकालते हैं, ठीक है, लेकिन कब ऑब्जर्व होता है ये, कब होता है, रेनी सीजन में या विंटर सीजन में। समर सीजन में फिर से हमें नहीं दिखेगा। समर सीजन में बहुत कम ऐसा ऑब्जर्व होता है कि आपने रेफ्रिजरेटर से बाहर बॉटल निकाला और उसको ड्रॉपलेट जमा, बहुत कम होता है, या ज्यादा नहीं बनेंगे ड्रॉपलेट। लेकिन वही आप रेनी सीजन में देखो, रेनी सीजन में अगर आप ठंडी बॉटल बहुत ज्यादा आपको ड्रॉपलेट दिखाई देंगे उसको, क्यों, क्योंकि रेनी सीजन में बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है। उसी तरह से देखो, drops of water can be observed on the outer surface of bottle. In the same way, if we observe the leaves of plants or grass or window glass of a vehicle in the early morning, we see water droplets collected on the surface. तो जैसा मैंने आपको बताया ग्रास के ऊपर, घास के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, ठीक है, और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है कुछ रखा, ग्लास वगैरह, ठीक है, अगर आपके 2 व्हीलर है 4 व्हीलर है तो उसके जो ग्लास है उसके ऊपर भी देखना वाटर के ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई देते हैं। तो जिस तरह से बॉटल, कोल्ड बॉटल हम बाहर निकालते हैं उसके ऊपर हमें ड्रॉपलेट दिखाई देते हैं, तो उसी तरह से बोलते हैं इन द सेम वे इफ यू ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ प्लांट्स और ग्रास और विंडो ग्लास ऑफ अ व्हीकल इन द अर्ली मॉर्निंग वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्टेड ऑन द सरफेस, ठीक है। थ्रू दीज 2 ऑब्जर्वेशंस वी सेंस द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये जो 2 ऑब्जर्वेशन है हमारे, इससे हमें क्या पता चलता है कि एटमॉस्फेयर में क्या अवेलेबल है, वाटर वेपर अवेलेबल है। When air cools, तो जब एयर कूल हो जाती है ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर इट बिकम सैचुरेटेड विद वाटर वेपर। तो जब भी टेम्परेचर कम हो जाता है, अर्ली इन द मॉर्निंग टेम्परेचर कम होता है, तो एयर क्या होती है, वेपर से सैचुरेट हो जाती है और एक्सेस वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। As a result, the excess water vapor gets converted into tiny droplets. The dew point temperature is decided by the amount of vapor in the air. ठीक है, तो dew point temperature इसके ऊपर डिपेंड होता है कितना वेपर उसमें अवेलेबल, ठीक है। तो ड्यू पॉइंट यानी क्या, जिस टेम्परेचर पे ड्यू बनना चालू हो जाए, ठीक है, एयर सैचुरेट होके ड्यू फॉर्मेशन चालू हो जाए, मतलब वाटर के टाइनी ड्रॉपलेट, छोटे ड्रॉपलेट बनना चालू हो जाए, उसे बोलते हैं हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। तो वाटर वेपर के ऊपर डिपेंड होता है कितना है और टेम्परेचर के, तो समझ में आ गया। तो इस तरह से, तो पहले भी एक्सप्लेन किया मैंने कि जब भी विंटर सीजन में हम लीव्स को देखते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, या किसी बॉटल को रेफ्रिजरेटर से हम बाहर निकालेंगे तो थोड़ी देर बाद उसके ऊपर ड्रॉपलेट जमा होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि एयर कूल हो जाती है उसको टच होने के बाद, या विंटर सीजन में अर्ली इन द मॉर्निंग एयर कूल हो जाती है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से एयर सैचुरेट हो जाती है और एक्सेस वेपर टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके सरफेस पे हमें दिखाई, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है, ड्यू पॉइंट और ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप लिख लो, फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको 3 पॉइंट्स नोट कर लेना है। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट द ड्यू पॉइंट इज 100%. If the relative humidity is more than 60%, we feel that the air is humid. And third point, if the relative humidity is less than 60%, we feel that the air is dry. ठीक है।